नमस्कार दोस्तों, मैं पूर्ण प्रकाश आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। हम बात करते हैं BA BSc थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट का और इसके साथ ही BEd सेकेंड ईयर के पेपर फोर्थ असेसमेंट फॉर लर्निंग की। इसके दौरान हमने चर्चाएं की हैं। इन चर्चाओं को सार्थक करने के लिए आपका सहयोग अपेक्षित है। इसके लिए सबसे पहले आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिले और आप अगली चर्चाओं के लिए तैयार हो जाएं। अब तक हमने इस पेपर के अंतर्गत आकलन, मापन एवं मूल्यांकन के अर्थ, परिभाषाएं और उसके कंसेप्ट के बारे में हम अध्ययन किया। इसके अलावा मापन एवं मूल्यांकन में अंतर, आकलन, मापन एवं मूल्यांकन का पारस्परिक संबंध क्या है, इसके बारे में, साथ ही आकलन के सिद्धांतों के बारे में तथा आकलन का परिदृश्य पर्सपेक्टिव ऑफ असेसमेंट के बारे में हमने चर्चा की थी। अब हम आज इसके आगे हम लेते हैं आकलन के प्रकार या टाइप्स ऑफ असेसमेंट। इसको क्लासिफिकेशन ऑफ असेसमेंट भी हम कह सकते हैं। आकलन के वर्गीकरण का भी हम इसको कह सकते हैं। आकलन का वर्गीकरण कई आधारों पर किया जाता है, यानी जिन जिन आधारों पर हम आकलन को लेंगे उसमें आकलन के कई प्रकार के टाइप्स या हम कह सकते हैं कई प्रकार इसमें शामिल हैं। जैसे प्रयोजन या पर्पज के आधार पर आकलन के प्रकार, क्षेत्र के आधार पर यानी स्कोप, आकलन में कौन कौन से क्षेत्रों को हम शामिल करते हैं उसके आधार पर। इसी प्रकार मापित गुण के आधार पर, यानी हम किसके बच्चे के कौन से गुण को हम मापन करते हैं उन गुणों के आधार पर। इसी प्रकार सूचना की प्रकृति यानी नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, उसके आधार पर आकलन के प्रकार। अनुक्रिया की रीति यानी हम आकलन लेते समय किस प्रकार की अनुक्रिया करते हैं उसकी रीति क्या है उसके आधार पर। और साथ ही व्याख्या की प्रकृति के आधार पर हम किसी भी चीज़ की जो हम कह सकते हैं कि व्याख्या कैसे करें, उसको सब डिस्क्राइब कैसे करते हैं, उनके आधार पर भी आकलन के प्रकार शामिल हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रयोजन के आधार पर आकलनों के प्रकार। तो प्रयोजन के आधार पर हम जैसे हम देख रहे हैं कि साफल्य सूचक या प्रोग्नोस्टिक आकलन, दूसरा संरचनात्मक या फॉर्मेटिव आकलन, तीसरा योगात्मक या सम्मेटिव आकलन और इसी प्रकार चौथा निदानात्मक या डायग्नोस्टिक आकलन। इसी प्रकार क्षेत्र के आधार पर अध्यापक निर्मित आकलन और मानकीकृत या स्टैंडर्ड आकलन। मापित गुण के आधार पर उपलब्धि परीक्षण या उपलब्धि आकलन, अचीवमेंट टेस्ट जिसको हम बोलते हैं। इसी प्रकार अभिक्षमता, एप्टीट्यूड टेस्ट और तीसरा अभिवृत्ति या एटीट्यूड टेस्ट या एटीट्यूड जो आकलन होता है हम उसको शामिल करते हैं। सूचना की प्रकृति के आधार पर गुणात्मक आकलन, यानी जो आकलन व्यक्ति के गुणों को मापे वो गुणात्मक आकलन, और दूसरा मात्रात्मक आकलन यानी क्वांटिटेटिव आकलन। इसी प्रकार अनुक्रिया की रीति के आधार पर मौखिक आकलन या मौखिक कह सकते हैं मूल्यांकन, और दूसरा लिखित आकलन या रिटन टेस्ट। इसी प्रकार व्याख्या की प्रकृति के आधार पर मानक संदर्भित आकलन, नॉर्म्स रेफरेंस्ड जो असेसमेंट है, और दूसरा कसौटी संदर्भित आकलन, यानी परीक्षा से संबंधित जो आकलन होता है वो कसौटी संदर्भित आकलन कहा जा सकता है। तो इस प्रकार आकलनों के जो आधार है उसके आधार पर आकलन के कई प्रकार इसमें शामिल है। हम एक एक करके इनको विस्तृत रूप से हम समझेंगे। हम शुरुआत करते हैं प्रयोजन के आधार पर आकलनों के प्रकार की। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज के आधार पर, यानी किसी भी आकलन का पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है, उसके आधार पर आकलनों के प्रकार की। इसमें सबसे पहला हम लेते हैं साफल्य सूचक आकलन या प्रोग्नोस्टिक असेसमेंट। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, साफल्य सूचक, साफल्य का अर्थ होता है सफलता और सूचक का अर्थ होता है सूचना देने वाला। तो सफलता की सूचना देने वाला आकलन, लेकिन किसकी सफलता की सूचना देने वाला, यानी वह आकलन जो किसी चर या बालक के संबंध में कोई पूर्व कथन करे या उसकी सफलता की भविष्यवाणी करे, तो इस प्रकार के आकलन को हम साफल्य सूचक आकलन कहते हैं। इसके शाब्दिक अर्थ का अगर हम देखें तो देखें कि प्रोग्नोस्टिक जो शब्द है वो प्रोग्नोसिस से बना है और इसका अर्थ होता है संभावित बात की भविष्यवाणी करने वाला। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वह आकलन जो किसी चर या बालक के संभावित भविष्य के बारे में बात करे या भविष्यवाणी करे कि वह आगे जाकर कितनी सफलता प्राप्त करेगा या किस क्षेत्र में
क्या प्राप्त कर सकेगा। तो इस प्रकार की कि बालक पहले से ही उसमें ये भविष्यवाणी कर दी जाती है कि वो आगे जाकर क्या प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार के आकलन को हम साफल्य सूचक आकलन कहते हैं। जैसे इस आकलन के अंदर हम इसकी अगर कोई उदाहरण दें, एग्जाम्पल दें कि ऐसे कौन कौन से आकलन, जैसे हम कहते हैं उपलब्धि आकलन है, बुद्धि लब्धि या बुद्धि परीक्षण है, ये सारे के सारे साफल्य सूचक आकलनों के अंतर्गत रखे जा सकते हैं, क्योंकि इनके द्वारा बालक की क्षमताओं या पिछली योग्यताओं की जो उपलब्धियां हैं उनको जानकर आगे बालक कैसा कर सकेगा या क्या प्राप्त कर सकेगा इसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। तो ऐसे प्रकार के जो आकलन है हम उनको साफल्य सूचक आकलनों के अंतर्गत रख सकते हैं। इसका एक और सटीक उदाहरण अगर हम देखें तो जिस प्रकार एक पंडित जो है बालक की जन्म कुंडली के आधार पर कि बालक आगे क्या बनेगा वो भविष्यवाणी करता है, कि जन्म कुंडली के आधार पर वो कहता है कि बालक कितनी उम्र पाएगा, आगे किस क्षेत्र में जो है वो नाम कमाएगा, उसकी आयु क्या होगी, उसकी धन संपत्ति या उसके परिवार या बच्चे कितने होंगे। तो इस प्रकार की जो भविष्यवाणी वो करता है वो बालक की जन्म कुंडली की गणना करके या उसको देखकर वो कह सकता है। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि साफल्य सूचक आकलन में जो है वो बालक की योग्यताओं, उसकी बुद्धि लब्धि आदि को देखकर जांचकर ये आगे बताने की कोशिश करता है कि बालक जो है भविष्य में क्या योग्यता प्राप्त कर सकता है या किस संदर्भ में जो है वो सफल हो सकता है। तो इस प्रकार साफल्य सूचक आकलन किसी चर या बालक की सफलता की भविष्यवाणी करता है या पूर्व कथन करता है। प्रयोजन के आधार पर आकलन का दूसरा प्रकार है संरचनात्मक या विकासात्मक आकलन, जिसे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट हम कहते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि ये ऐसा आकलन है जो किसी भी शैक्षिक योजना को अंतिम रूप देने से पूर्व उसमें सुधार करने के उद्देश्य से किया जाता है। जिसके एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इकाई योजना या इकाई परीक्षण, प्रस्तावना, प्रश्न पूछना और बोध प्रश्न करना। इसको और अधिक सटीक से हम समझ सकते हैं कि जैसा इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि संरचनात्मक और विकासात्मक आकलन, यानी जब हम किसी स्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं, किसी योजना को मूर्त रूप देते हैं और उसको अंतिम रूप से स्थापित करने के लिए जब हम उसके बीच बीच में उसकी प्रक्रिया के दौरान जब हम उसका आकलन, हम उसका मूल्यांकन करते हैं कि संरचना कैसी है, कैसी विकसित हो रही है, क्या कमी है, क्या उसमें कह सकते हैं कि उसमें गुण कम रह गया है। तो उसको पूरा करने के लिए, उसको जानने के लिए जब हम उसके बीच बीच में उसका आकलन करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया का आकलन जो है वो संरचनात्मक या विकासात्मक आकलन कहलाता है। शिक्षा के संदर्भ में जब हम इसकी बात करते हैं तो जैसे एक अध्यापक एक पूरे साल के दौरान एक कक्षा में जब विद्यार्थी को पढ़ाता है और उसका उद्देश्य होता है कि इस एक साल में उस विद्यार्थी को अधिगम करवा के अगली कक्षा में प्रमोट करना या आगे बढ़ाना, तो एक साल की इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उसका उद्देश्य होता है कि अगले साल उसको अगली कक्षा में भेजना। तो ये उसका एक हम कह सकते हैं कि पूरी योजना है कि उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। उसके दौरान वो पूरे साल जो है उसके बीच बीच में अधिगम के दौरान उसका परीक्षण करता है, कभी इकाई परीक्षण लेता है, कभी उसमें पाठ योजना के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि टेस्ट लेता है और ये जानने की कोशिश करता है कि बालक जो है इस दौरान यानी अगली कक्षा में जाने के दौरान बीच में क्या सीख रहा है, क्या नहीं सीख रहा है, कहाँ उसकी कमी रह गई है, क्या उसकी समस्या है। तो ये सब जानने के दौरान वो उसके विकास को और अधिक पुष्ट करने के लिए ये सारे परीक्षण करता है और इसी के आधार पर हम इसको कह सकते हैं कि ये एक संरचनात्मक या विकासात्मक आकलन होता है। जैसे कक्षा शिक्षण के दौरान भी हम देखते हैं कि जब एक टॉपिक या एक पाठ एक अध्यापक बच्चों को अधिगम करवाना शुरू करता है तो देखता है कि पाठ को अंतिम रूप से पूरा करने से पहले बीच बीच में वो उससे संबंधित जो उसने पढ़ाया है या जो उनके बारे में वो बच्चे जानते हैं उसको जानने के लिए वो प्रस्तावना प्रश्न पूछता है और बीच बीच में बोध प्रश्न भी पूछता है कि आपने क्या जाना है। तो ये पाठ का अंतिम रूप देने से उसका विकास जब वो करता है, बीच बीच में वो जानने की कोशिश करता है, तो इस प्रकार का आकलन हम कह सकते हैं कि विकासात्मक आकलन या संरचनात्मक आकलन कहलाता है। विशेष बात ये देने की ध्यान देने की है कि फॉर्मेटिव आकलन जो होता है वो सत्र के बीच में यानी अध्ययन जब अध्यापक शिक्षण करवाता है तो उस अध्ययन प्रक्रिया के बीच में ये आकलन किया जाता है और ये आकलन जो होता है बच्चों की कमियों को दूर करके अधिगम को बढ़ाने के लिए किया जाता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये आकलन जो होता है वो अधिगम के लिए आकलन कहा जा सकता है। जब हम अधिगम के सुधार के लिए जब बीच बीच में हम बच्चों के
कमियों को या बच्चों की परेशानियों को हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसका आकलन करते हैं, तो इस प्रकार का आकलन संरचनात्मक या विकासात्मक आकलन कहा जा सकता है। प्रयोजन के आधार पर आकलन का तीसरा प्रकार है योगात्मक आकलन या समेटिव असेसमेंट। अगर इसके शाब्दिक अर्थ को हम देखें तो समेटिव शब्द जो है वो इंग्लिश शब्द है और इसका निर्माण या फिर हम कह सकते हैं कि इसकी उत्पत्ति जो है अंग्रेजी के ही सम शब्द से हुई है। सम का अर्थ होता है सबका योग करने वाला। तो इस अर्थ में हम देखें तो योगात्मक आकलन वह आकलन है जो वर्ष पर्यंत छात्र की समग्र शैक्षिक उपलब्धि का योग करते हुए उसे अंक या श्रेणी प्रदान करता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं वार्षिक परीक्षा। तो वार्षिक परीक्षा क्या करती है कि बालक के पूरे साल के अंतर्गत बालक ने जो उपलब्धि प्राप्त की है उस उपलब्धि का अंकन करते हुए या जांच करते हुए बालक को अंक या श्रेणी प्रदान करता है और इसके आधार पर बालक जो है अगली कक्षा में प्रमोट होता है। इस आकलन को समझने के लिए हम और थोड़ा विस्तृत चर्चा हम कर सकते हैं कि जैसे शिक्षा के क्षेत्र में किसी शैक्षिक कार्यक्रम की अंतिम रूप देने के बाद, यानी कोई योजना जो शिक्षा के क्षेत्र में अगर उसको अंतिम रूप देने के बाद उसे पूरी तरह से लागू कर दिया जाता है और लागू करने के बाद जब उसकी समग्र उपलब्धि जांच की जाती है तो समग्र उपलब्धि की जांच करना ही उसका योगात्मक आकलन कहलाता है। इस प्रकार के मूल्यांकन का उद्देश्य होता है पाठ्यक्रम की समाप्ति पर या शैक्षिक स्तर की समाप्ति पर छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करना। यह मूल्यांकन पाठ्यक्रम के दौरान जो चलता है, जो जिसको हमने अधिगम के लिए आकलन कहा था और जिसको हम फॉर्मेटिव आकलन कहते हैं, उसके दौरान विद्यार्थी फीडबैक प्राप्त करता है या फिर हम कह सकते हैं प्रतिपुष्टि प्राप्त करता है। लेकिन योगात्मक आकलन जो होता है वो फॉर्मेटिव आकलन को भी शामिल करते हुए, यानी जब हम कह सकते हैं कि संरचनात्मक आकलन के दौरान जब बालक जो सुधार करता है अधिगम में और अंतिम रूप से पूरे वर्ष के दौरान जो सफलता या उपलब्धि वो प्राप्त करता है, उसके आकलन के आधार पर जब उसको अंक या श्रेणी प्रदान करते हुए उसे अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाता है या फिर एक उपलब्धि प्राप्त कर दी जाती है। तो इस प्रकार के आकलन को हम जो है योगात्मक आकलन या समेटिव असेसमेंट कह सकते हैं। प्रयोजन के आधार पर आकलन का अंतिम प्रकार है निदानात्मक आकलन या डायग्नोस्टिक असेसमेंट। अगर इसके शाब्दिक अर्थ को हम देखें तो डायग्नोस्टिक शब्द जो है वो डायग्नोस से बना है और जिसका अर्थ होता है लक्षणों के आधार पर प्रकृति का निर्धारण। वास्तव में अगर हम इसकी और चर्चा करें तो निदानात्मक शब्द जो है वो मेडिकल साइंस या हम कह सकते हैं कि चिकित्सा विज्ञान से लिया गया है। जिस प्रकार एक डॉक्टर किसी मरीज को देखने पर उसके विभिन्न प्रकार के टेस्ट करके और उसके बाहरी शारीरिक लक्षणों को देखते हुए जब उसके रोग का वास्तविक कारण पता करता है और निर्धारित करता है कि वास्तव में उसे क्या बीमारी है या क्या रोग है, उसके बाद वो जो है उसके उपचार या उसके हम कह सकते हैं कि निदान के लिए कार्य करता है। तो एक तरह से निदान करने का अर्थ होता है कि सिम्टम्स के आधार पर यानी लक्षणों के आधार पर उसके रोग का निर्धारण करना। इसी प्रकार अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में इसकी बात करें तो निदानात्मकता का मूल्यांकन का अर्थ तो इसमें होगा कि बालक की अधिगम संबंधी कमजोरियों को पता लगाना, यानी बालक के बाहरी निरीक्षण परीक्षण या फिर हम कह सकते हैं कि टेस्टों के आधार पर बालक अधिगम के क्षेत्र में या अधिगम करने में कहाँ दिक्कत आ रही है या वास्तव में उसका किस कारण से कोई समस्या है। तो उस समस्या को जानने के लिए जब हम बालक का आकलन करते हैं या बाहरी लक्षणों के आधार पर उसका परीक्षण करते हैं ताकि हम उसके वास्तविक कारण को जान सके, तो इस प्रकार के परीक्षणों हम निदानात्मक आकलन या डायग्नोस्टिक असेसमेंट कह सकते हैं। शैक्षिक निदान को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में भी पहचाना जा सकता है जिसमें बालक के समक्ष कौन सी कठिनाइयां है उनका निर्धारण उनके विभिन्न लक्षणों को जानकर और उनका परीक्षण करते हुए पता लगाया जाता है और ये निर्धारित किया जाता है कि वास्तव में बालक के समक्ष कौन सी विशिष्ट कठिनाई है जिसका उपचार करना आवश्यक है। निदानात्मक आकलन करते वक्त बालक की जो कठिनाई जानी जाती है उसके लिए विशेष तौर पर प्रमापीकृत या अध्यापक निर्मित टीचर मेड जो असेसमेंट या परीक्षण जो होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है ताकि ये जाना सके कि छात्र के समक्ष अधिगम की प्रक्रिया में क्या कठिनाई है। इस प्रकार का आकलन जो है काफी व्यापक भी होता है, यानी विस्तृत तौर पर छात्र की जो है
विस्तृत तौर पर विभिन्न प्रकार की जो योग्यता या फिर हम कह सकते हैं कि समस्याएं हैं उनका आकलन इसमें किया जाता है। इसमें अधिगम के साथ साथ छात्रों की शारीरिक कमजोरियों को भी पता लगाया जाता है। शारीरिक दोषों को पता लगाने के लिए दृष्टि परीक्षण जो है, जैसे सुनने संबंधी परीक्षण है या अन्य ऐसे के भी कई प्रकार के परीक्षण होते हैं, जैसे बुद्धि लब्धि परीक्षण इसमें शामिल किए जा सकते हैं कि छात्रों में वास्तव में बुद्धि का लेवल क्या है, ताकि उनकी कठिनाई का पता लगाया जा सके। इसी प्रकार शिक्षण के क्षेत्र में निदानात्मक परीक्षणों के बाद जो है उपचारात्मक परीक्षण, जिस प्रकार एक डॉक्टर जो है जब रोगी के रोग का निर्धारण कर देता है विभिन्न लक्षणों के आधार पर, तो फिर उसका उपचार शामिल करता है या शुरू करता है। उसी प्रकार शिक्षा में भी जब अध्यापक ये निर्धारित कर लेता है कि वास्तव में छात्र के सामने विशिष्ट कठिनाई क्या है, तो उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण या रिमेडियल टीचिंग की जो है आवश्यकता उसमें महसूस की जाती है। फिर हम कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है, ताकि छात्र के समक्ष वो कठिनाई दूर हो सके और छात्र जो है अधिक स्पष्ट तौर पर अधिगम कर सके या अधिगम में सहायता प्राप्त कर सके। तो फिर इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निदानात्मक आकलन वह आकलन होता है जो विभिन्न लक्षणों के आधार पर छात्रों की कठिनाई का पता लगाता है और ये निर्धारित करता है कि अधिगम के संबंध में छात्र के संबंध में समक्ष जो है क्या कठिनाई आ रही है और क्या नहीं आ रही है, ये निर्धारित करना ही निदानात्मक आकलन होता है। और निदानात्मक आकलन यानी निर्धारण करने के बाद जो कठिनाई दूर करने के लिए किया जाता है, हम उसको उपचारात्मक शिक्षण के नाम से जानते हैं। के पश्चात अब हम बात करते हैं क्षेत्र के आधार पर आकलन के प्रकारों की, यानी स्कोप के आधार पर किन किन क्षेत्रों में आकलन किया जा सकता है या किस आधार पर हम कर सकते हैं। तो क्षेत्र के आधार पर हमने चर्चा की थी कि दो प्रकार के आकलन हम लेते हैं इसमें, एक तो अध्यापक निर्मित आकलन टीचर मेड असेसमेंट और दूसरा मानकीकृत या प्रमाणीकृत आकलन स्टैंडर्डाइज असेसमेंट। अब सबसे पहले हम बात करते हैं अध्यापक निर्मित आकलन की। तो जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि अध्यापक निर्मित आकलन यानी जो अध्यापक के द्वारा निर्मित किया जाता है, लेकिन कैसे या किन परिस्थितियों में किया जाता है कि हम देखते हैं कि रोजमर्रा के शिक्षण में यानी जब कक्षा शिक्षण चलता है तो अध्यापक विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं वो उसके सामने उपस्थित होती है कि बालक जो है सभी बालक जो है एक समान से सीख नहीं पा रहे हैं, या फिर वो देखना चाहता है कि वो जो शिक्षण करवा रहा है वो बालकों ने कहाँ तक अधिगम किया है या उसकी उपलब्धि क्या है। तो ये सब जानने के लिए अध्यापक जो है विभिन्न प्रकार के परीक्षण या आकलन का निर्माण करता है और समय समय पर उन आकलनों के द्वारा बालक के उपलब्धि को या बालक की समस्याओं को या अधिगम संबंधी जो भी समस्याएं उसके सामने आती है उनको जानने की वो कोशिश करता है। तो इस प्रकार के आकलन जो एक अध्यापक जो है अपने शिक्षण में सुधार करने के लिए या फिर छात्रों के जो है अधिगम में सुधार करने के लिए तथा उनकी उपलब्धि को जानने के लिए निर्मित करता है तथा लागू करता है, उन्हें हम अध्यापक निर्मित आकलन के नाम से या अध्यापक निर्मित परीक्षणों के नाम से जानते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अध्यापक कई प्रकार के परीक्षणों का निर्माण करता है, अतः हम इसमें कह सकते हैं कि अध्यापक निर्मित आकलनों में जो है योगात्मक और संरचनात्मक दोनों प्रकार के आकलन इसमें शामिल किए जा सकते हैं। इस प्रकार के आकलनों में जो है अध्यापक विद्यार्थियों की उपलब्धि का परीक्षण करते हैं या फिर उपलब्धि को ज्ञात करते हैं। ऐसे परीक्षण जो है विद्यालय के अध्यापक अपने किसी स्थानीय उद्देश्य की पूर्ति हेतु बनाते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि अपने लेवल पर जो उनका निर्माण करते हैं, अपने अनुभवों के आधार पर उनका निर्माण करते हैं। ये परीक्षण निबंधात्मक भी होते हैं, वस्तुनिष्ठ भी होते हैं या निदानात्मक ही हो सकते हैं। इनका विस्तृत अध्ययन जो है यानी अध्यापक निर्मित आकलनों का जो विस्तृत अध्ययन जो है हम आगे के जो वीडियोस बनाएंगे हम उसमें करेंगे, जिसमें मौखिक एवं लिखित आकलन भी शामिल किए जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अध्यापक निर्मित आकलन ऐसे परीक्षण होते हैं जिन्हें विद्यालय के अध्यापक अपने किसी स्थानीय उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाते हैं और जिनका प्रयोग स्थानीय एवं वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में किया जाता है। इनकी रचना करना अत्यंत सरल होता है क्योंकि ये केवल अध्यापकों के अनुभव पर आधारित ही होते हैं। इसके पश्चात हम क्षेत्र के आधार पर दूसरे प्रकार के आकलन की हम चर्चा करते हैं। तो क्षेत्र के आधार पर दूसरा आकलन है मानकीकृत या प्रमाणीकृत आकलन, जिसको हम स्टैंडर्डाइज असेसमेंट हम कहते हैं। मानकीकृत या प्रमाणीकृत आकलन के नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जो आकलन निर्धारित मानकों के आधार पर आधारित होता है या निर्मित होता है और जिन्हें निर्धारित मानकों के आधार पर ही प्रशासित और फलांकित किया जाता है और उनका निष्कर्ष निकाला जाता है। तो हम इस प्रकार के परीक्षणों को मानकीकृत परीक्षण या मानकीकृत आकलन
कहते हैं। मानकीकृत परीक्षण कुछ निश्चित विशेषताओं पर आधारित होते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं कि जिसमें प्रक्रिया, फलांकन, मूल्यांकन आदि निश्चित हो, अर्थात परीक्षण के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो निश्चित हो। उन प्रक्रियाओं के दौरान विद्यार्थी द्वारा जो हम कह सकते हैं कि प्रक्रिया की जाती है, उसके आधार पर जो फलांकन या जो मार्किंग की जाती है वो निश्चित होती है, और उसका मूल्यांकन करने का तरीका भी निश्चित होता है। इसी प्रकार जिसमें मानकों की सारणी ज्ञात हो, यानी इस प्रकार के परीक्षणों में जो मानक संदर्भित होते हैं या मानक आधारित होते हैं उनकी सारणी निर्धारित होती है। जैसे हम बात करते हैं बुद्धि परीक्षण की या बुद्धि लब्धि की बात करते हैं, तो बुद्धि लब्धि जब हम ज्ञात करते हैं तो जिस परीक्षण आधार पर हम किसी बालक की बुद्धि लब्धि का निर्धारित करते हैं तो उसका निर्धारण एक बुद्धि लब्धि सारणी के द्वारा किया जाता है, जो कि पहले से निर्धारित है। यानी टर्मन एस्टर ने जो बुद्धि लब्धि सारणी हमें दी है कि इसके आधार पर जैसे 0 से 25 या फिर 50 से 80 या फिर हम कह सकते हैं कि 140 से ऊपर, इस प्रकार का जो मानक है कि इसके आधार पर बुद्धि कहाँ तक होगी या किस प्रकार की होगी। तो एक प्रकार से जो मानक निर्धारित किए जाते हैं उनकी सारणी हमें ज्ञात होती है इस प्रकार के परीक्षणों में। इसी प्रकार ये परीक्षण जो है किसी समूह के प्रतिनिधित्वकारी समूह पर किसी अवसर पर प्रदर्शित किया जा सकता है। यानी एक सैंपलिंग के आधार पर अगर हम इस प्रकार के परीक्षण को मानकीकृत परीक्षण कहेंगे, जिसमें एक सैंपलिंग के आधार पर एक समूह पर निर्धारित किया गया या प्रशासित किया जाता है, और उसके संभावित प्राप्तांक भी जो है हमें इसमें ज्ञात हो जाते हैं। इसी प्रकार इसकी विषय वस्तु का चयन और अनुभव के आधार पर किया जाता है। यानी मानकीकृत परीक्षणों में जो विषय वस्तु या जो परीक्षण का जो आधार लिया जाता है वो अनुभव के आधार पर निर्धारित किया जाता है। और इस प्रकार के जो आंकलन या परीक्षण जो होते हैं उनमें प्रशासन करने की विधि यानी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, उसको लागू कैसे किया जाता है, उसमें निर्देशन का समय यानी उसमें जो निर्देश दिए जाते हैं उसका समय या उसको कितने समय तक उसको प्रसारित किया जा सकता है। जैसे मान लो कोई परीक्षण करते हैं तो 1 घंटे का टाइम जिसे हम देते हैं तो 1 घंटे की समय सीमा, तो जिसमें प्रशासन की विधि और निर्देशन की समय सीमा भी निर्धारित हो। इसके साथ साथ फलांकन पद्धति एवं उनका विवेचन यानी विश्लेषण करने का तरीका भी एक निश्चित हो, स्पष्ट हो, और इसके अलावा इसकी वैधता और विश्वसनीयता को ज्ञात किया गया हो। यानी इस प्रकार के आंकलन जिनमें विश्वसनीयता कितनी और उसकी वैलिडिटी कितनी है उसका ज्ञान भी इसमें शामिल किया जाता है, और जिसका प्रशासन एक विशाल समूह पर किया गया हो। इस प्रकार के आंकलन जो होते हैं वो पहले से किसी एक विशाल समूह पर प्रशासित किए जा चुके होते हैं, और जिनके आधार पर एक निश्चित डेटा जो है हमें हमारे पास उपलब्ध होता है, और डेटा के आधार पर जो है हम भविष्य में उसकी तुलनात्मक रूप से जब हम किसी का परीक्षण करते हैं तो उसकी तुलना के आधार पर हम उसका निष्कर्ष निकालते हैं। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रमाणीकृत जो परीक्षण होते हैं या मानकीकृत जो परीक्षण होते हैं वो निश्चित मानकों पर आधारित होते हैं, और इनका क्षेत्र जो होता है वो व्यापक होता है। इनका निर्माण पूरे देश या राज्य के लिए किया जा सकता है या फिर अनेक विद्यालयों में पढ़े जाने वाले समस्त पाठ्यक्रम पर भी आधारित हो सकता है। इनका संबंध जो है ज्ञान या दक्षता के विस्तृत क्षेत्र से होता है। यानी इस प्रकार के परीक्षण में मानक दिए रहते हैं, इनका निर्माण प्रशिक्षित प्रशिक्षकों के द्वारा ही किया जा सकता है। इसके लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, यानी इसमें हर कोई इसका प्रशिक्षण या हम कह सकते हैं कि निर्माण भी नहीं किया जा सकता है, और इतनी आसानी से भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें इस प्रकार के जो परीक्षण बनाए जाते हैं उसमें लंबे समय का हम कह सकते हैं कि टाइम पीरियड चाहिए, लंबा समय चाहिए उसमें, क्योंकि उसको प्रभावित करने के लिए भी कई प्रकार के चरणों से हमें गुजरना पड़ता है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रमाण परीक्षण जो होते हैं वो शिक्षा, मनोविज्ञान एवं शिक्षण प्रक्रिया के लिए बड़े उपयोगी होते हैं, और इनका उपयोग जो है शोध कार्य में भी किया जा सकता है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड एक बार स्थापित हो जाने के बाद, एक बार प्रमाणित कृत हो जाने के बाद ये जो है लंबे समय तक इनके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में एक तुलनात्मक रूप से जो है परीक्षण किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक मानकीकृत या प्रमाणीकृत आंकलन वे होता है जिसमें पहले से मानक निर्धारित होते हैं, और इसके प्रशासन करने, निर्माण करने, उनको परीक्षण करने, उसको फलांकन करने तथा उसका मूल्यांकन करने का तरीका एक स्पष्ट होता है, और मानकों के आधार पर हम उसकी तुलनात्मक अध्ययन हम उसमें करते हैं। तो इस प्रकार एक प्रमाणीकृत आंकलन निर्मित होता है, या हम कह सकते हैं परीक्षण निर्मित होता है। इसको और अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए जो है हम एक अध्यापक निर्मित और एक प्रमाणीकृत परीक्षण में क्या अंतर हो सकता है हम उसकी थोड़ा सा डिस्कस यहाँ पर कर लेते हैं। हम देखते हैं कि अर्थ के आधार पर हम देखते हैं कि अध्यापक निर्मित आंकलन में होता है जो विद्यालय स्तर पर एक अध्यापक द्वारा निर्मित होता है, जबकि
प्रमाणीकृत परीक्षण वह होता है जो उद्देश्य, विषय वस्तु एवं जिसकी प्रक्रिया निश्चित होती है और जो केवल विद्यालय स्तर पर ही निर्मित नहीं होता है, वो वृहद स्तर पर इसका निर्माण किया जाता है। अगर हम प्रकृति की बात करें इन दोनों की, तो एक अध्यापक निर्मित परीक्षण की प्रकृति जो होते हैं वो विद्यालय स्तर पर शिक्षकों के द्वारा निर्मित होते हैं, तो ये सामान्य प्रकृति के होते हैं, यानी एक नॉर्मल प्रकृति के होते हैं। जबकि जो प्रमाणीकृत या मानकीकृत जो आंकलन होते हैं उनकी प्रकृति एक विशिष्ट या हम कह सकते हैं कि विशेष क्षेत्र के लिए होती है, जिसका निर्माण जो है केवल प्रशिक्षित अध्यापक ही कर सकते हैं। अगर क्षेत्र की हम बात करें तो एक अध्यापक निर्मित जो आंकलन होता है या परीक्षण जो होता है उसका क्षेत्र जो होता है केवल विद्यालय परिसर होता है या केवल विद्यालय होता है। जबकि एक प्रमाणीकृत या मानकीकृत जो आंकलन होता है उसका क्षेत्र जो है संपूर्ण विश्व भी हो सकता है या फिर हम कह सकते हैं बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र होता है। इसी प्रकार अगर हम इनके उपयोग की हम बात करते हैं तो एक अध्यापक निर्मित आंकलन जो होता है उसका उपयोग ये जानने के लिए कि किसी विशिष्ट इकाई का विद्यार्थी ने ज्ञानार्जन किया है या नहीं किया, यानी किसी विशिष्ट इकाई को जो है उसने सीखा है कि नहीं सीखा है। जबकि मानकीकृत परीक्षण का उपयोग होता है वो व्यक्ति या समूह के ज्ञानार्जन की तुलना करने में होता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि पहले से उपलब्ध मानक जो निर्देश हैं उनके आधार पर हम आगे भविष्य में जो है तुलनात्मक अध्ययन ही हम इसमें करते हैं। तो मानकीकृत परीक्षणों का जो उपयोग होता है वो तुलना के क्षेत्र में, यानी किसी दो समूह की अगर हमें तुलना करनी होती है तो हम ऐसा मानकीकृत परीक्षणों का उपयोग हम करते हैं। इसी प्रकार उद्देश्य के आधार पर हम बात करें तो अध्यापक निर्मित जो आंकलन होते हैं उनका उद्देश्य होता है छात्रों की विशिष्ट शिक्षण इकाई में उपलब्धि का आकलन करना कि बालक ने एक विशेष इकाई में क्या अचीवमेंट किया है या क्या प्राप्त कर दिया। जबकि मानकीकृत जो परीक्षण होते हैं उनका उद्देश्य होता है विद्यार्थियों की विभिन्न कार्यों में या विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति का अध्ययन करना, यानी अलग अलग क्षेत्रों में विद्यार्थी ने कितना अचीवमेंट प्राप्त किया है उनका भी अध्ययन करना इसका उद्देश्य होता है। प्रकारों के आधार पर हम बात करें तो अध्यापक निर्मित परीक्षण जो है 3 प्रकार के, यानी निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ और निदानात्मक परीक्षण हो सकते हैं। जबकि जो प्रमाणीकृत आंकलन होते हैं ये सामान्यतः उपलब्धि, विशिष्ट उपलब्धि या फिर हम कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक प्रकार के होते हैं। आधार की हम बात करें तो अध्यापक निर्मित जो आंकलन होते हैं इनका आधार सिर्फ अध्यापकों का अनुभव होता है, जबकि मानकीकृत आंकलन जो होते हैं इनका आधार जो होते हैं वो ग्रंथ होते हैं, विभिन्न परीक्षण होते हैं या विभिन्न प्रकार जो निर्णय लिए जाते हैं लंबे समय से, उनके आधार पर भी इनका आधार बनता है। अगर निष्कर्ष की बात करते हैं तो अध्यापक निर्मित जो आंकलन होते हैं वो केवल विद्यालय स्तर पर ही अपने निष्कर्ष प्राप्त करता है या फिर उनके जो निष्कर्ष होते हैं वो विद्यालय के स्तर पर ही सीमित होते हैं। जबकि मानकीकृत जो परीक्षण होते हैं इनके निष्कर्ष जो है सर्वव्यापक या हम सभी जगह इनके लागू किया जा सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि एक क्षेत्र के आधार पर जो अध्यापक निर्मित और मानकीकृत जो आंकलन है उनमें मूलभूत अंतर होता है। अध्यापक निर्मित आंकलन जो है केवल विद्यालय स्तर पर, जबकि मानकीकृत आंकलन जो है एक विश्वव्यापी हम कह सकते हैं कि बड़े स्तर पर जो इसका आंकलन किया जा सकता है या फिर इसके हम कह सकते हैं कि प्रयोजन किया जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आगे जो हमने जो आंकलन के जो वर्गीकरण किया था उसमें कई और भी आधार हैं जिनके आधार पर हमने आंकलन का वर्गीकरण किया है, जिसमें मापित गुण है, सूचना की प्रकृति है, अनुक्रिया की रीति है और व्याख्या की प्रकृति है। इनके आधार पर आंकलनों के प्रकार की जो चर्चा है जो हम आगे करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।